हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तंत्र व तलवार के धनी महाबली भोकाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स एक और भीष्म का तीसरा और अंतिम भाग। अब भोकाल के एक एक अंग को उखाड़ देने को उतारू थे वे सभी क्रूर टेसु, और भोकाल कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि क्रूर टेसुओं द्वारा बुरी तरह जकड़ा हुआ था उसका शरीर, लेकिन उसका मस्तिष्क अभी भी पूरी तरह मुक्त था। इसीलिए उस मुसीबत से बचने के लिए भोकाल ने मस्तिष्क का ही सहारा लेने की ठान ली थी। क्रूर टेसु नामक इस समस्या को मैंने समाप्त करने की जितनी कोशिश की, यह बढ़ती ही गई। क्या सचमुच यह समस्या ऐसी है जिसका कोई अंत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस समस्या का जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित ही होता है। इसका भी कोई ना कोई अंत अवश्य होगा, क्योंकि इसका भी जन्म हुआ है। जन्म? ओह, इस समस्या का जन्म सामने पड़े काठ के उस पुतले से हुआ था जिसे एक पाड़ुंगावासी भेंट स्वरूप लेकर आया था। अगर काठ का वह पुतला इस समस्या के जन्म का कारण है तो निश्चय ही उसके अंत का कारण भी वही होगा। मुझे उस तक पहुंचना होगा। मेरा अंत हो जाए उससे पहले ही समस्या का हल सामने हो तो उसकी तरफ बढ़ने में देर लगाना मूर्खता होती है। लेकिन जब समस्या काल बनकर शरीर से लिपटी हुई हो तो आगे बढ़ना आसान नहीं होता। पर महाबली तो वही होता है ना, जो काल को मात करे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए और अपने आप को काल के क्रूर पंजों से छुड़ा ले। ओह, जैसे जैसे मैं क्रूर टेसु के इस काठ के पुतले को तोड़ रहा हूं, वैसे वैसे ही उसके जीवित रूप भी समाप्त होते जा रहे हैं। कड़ाक कड़ाक। जल्दी ही, उफ, अच्छा हुआ मैं इसे जल्द ही समाप्त करने में सफल हो गया, वरना क्रूर टेसु का कहर इस आश्रम को तबाह कर देता। और अगर ऐसा हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, क्योंकि ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। सलोनी, मैं सही कह रही हूँ स्वामी। ना मैं उस असाधारण लक्ष्य को भेजती और ना हमें यह दिन देखने पड़ते। इस सब की दोषी मैं ही हूँ स्वामी। नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना सही नहीं है सलोनी। जो हुआ उसकी दोषी तुम नहीं, बल्कि विक्षिप्त भीष्म और उसकी नादान सोच है। लेकिन तुम चिंता ना करो, अगर शीघ्र ही उसने अपनी वह सोच ना छोड़ी तो उसे यह दुनिया ही छोड़नी होगी। रुकिए स्वामी। तेजी से बढ़ते भोकाल के कदमों को सलोनी ने रोक लिया। तेजी से अपनी पत्नी की तरफ पलटा भोकाल। कहो, क्या कहना चाहती हो सलोनी? मैंने आपकी लंबी आयु की कामना के लिए कल एक व्रत रखने का निर्णय लिया है। कल रात्रि को आपके हाथों से ही भोजन ग्रहण करके मैं उस व्रत को खोलूंगी। मुस्कुराए बिना न रह सका भोकाल। लगता है तुम्हें अपने पत्नी के साहस और बल पर विश्वास नहीं रहा। खैर, मैं तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। कल तुम्हारा व्रत मैं ही खुलवाऊंगा। मुझे आपकी वीरता और साहस पर पूरा भरोसा है स्वामी, परंतु ना जाने मेरा हृदय यह सोचकर क्यों डर रहा है कि अगर आपका मुकाबला भीष्म से हुआ तो ठीक नहीं होगा। होने वाले टकराव की आशंका से इधर सलोनी परेशान थी और इधर भीष्म की बहन चारू। उफ, क्रूर टेसु की समाप्ति की सूचना पाकर भीष्म भैया ने चुप्पी साध ली है, और मैं यह बात अच्छी तरह जानती हूं कि भैया की चुप्पी किसी बहुत बड़े तूफान के आने का संकेत होती है। सचमुच तूफान सा आ गया था। उफ, भैया ने अपनी महाखड़ग उठा ली। उन्हें रोकना होगा। भयभीत हिरनी के समान थर थर कांपती चारू अपने भैया के सामने जा खड़ी हुई। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? रुक जाइए। क्या हुआ चारू तुझे? अपने भैया को क्यों रोकना चाहती है तू? वो कल रक्षाबंधन का पवित्र दिन है भैया। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे छोड़कर कहीं जाओ। दर्द भरी मुस्कुराहट खेल गई भीष्म के अधरों पर। मेरी अटल प्रतिज्ञा के पांवों में बहन के प्रेम की जंजीर डालकर उसे शक्तिहीन मत बना। मेरी बहन जानती है तेरा अटल भैया टलेगा नहीं, इसलिए रास्ता छोड़ दे मेरा। रही बात राखी की, तो तेरा यह भाई तुझे वचन देता है कि चाहे प्रलय आ जाए, तेरा यह भाई तुझसे राखी बंधवाने अवश्य आएगा। अब चारू ना अपने भैया के रास्ते में खड़ी रह सकी और ना उसे जाने से रोक पाई। उफ,
निश्चय ही भैया महाबली भोकाल का अंत करने के लिए अपनी महाखड़क शक्ति की उपासना करने गए हैं, परंतु चमत्कारी एवं दिव्य भोकाल शक्ति धारक महाबली भोकाल को क्या विषम भैया हरा पाएंगे? विषम भैया और महाबली भोकाल के बीच जो भीषण टकराव होने वाला है उसका अंत किसी एक के जीवन के साथ ही होगा। विषम भैया की अनजाने में ली गई प्रतिज्ञा के कारण यह धरती दो वीरों में से एक वीर से रिक्त होने वाली है, और ऐसा हो यह मुझे मंजूर नहीं, हरगिज मंजूर नहीं। लेकिन मैं करूं क्या? चारू को अपनी चिंता का कोई अंत नहीं दिख रहा था, लेकिन सूर्य के उगने के से रात का अंत हो चुका था और आज का सूरज बता रहा था कि आज किसी की वीरता का सूर्य अस्त होने वाला था। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में स्वयं आया हूं भोकाल, हट जा मेरे रास्ते से, वरना तिनके की तरह उड़ जाएगा तू। मूर्खता मत कर भीष्म, अपनी भूल को सुधारने का अभी भी तेरे पास समय है। वापस लौट जा, वरना भोकाल नाम के इस अड़िग पर्वत के सामने छिन भिन होकर रह जाएगा तेरी शक्ति का तूफान। ये तूफान छिन भिन होने के लिए नहीं, छिन भिन करने आया है, फिर चाहे सामने फौलाद का पर्वत हो या भोकाल। तड़ाक! शक्ति और बल के घमंड ने तेरी आंखों के सामने एक ऐसी काली दीवार खड़ी कर दी है जो तुझे कुछ देखने नहीं दे रही है भीष्म, लेकिन आज इस दीवार के साथ साथ तेरा घमंड भी टूट कर रहेगा। भोकाल और भीष्म के बीच हुई वह भीषण लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और खत्म होती भी तो कैसे? दो ऐसे लड़ाके जो लड़ रहे थे जिनके शरीरों में अपार शक्ति भरी हुई थी, भड़ाक, जिनकी भुजाओं में चट्टानों को चकनाचूर करने की ताकत और हौसलों में अपने शत्रु को हर हाल में परास्त करने की इच्छा शक्ति समाई हुई थी। ना भीष्म हारता दिखाई दे रहा था, ना भोकाल जीतता, और जब उस लड़ाई का यह हाल था तो सूर्य को खाली हाथ अस्त होना ही था, और जैसे ही सूर्य ने अस्त होकर अपनी किरणों के तेज को रोका, वैसे ही रुक गई उन दो शक्तिशालियों की लड़ाई। पी पी पों पों, उस संध्वनि के साथ ही हाथ रुक गए थे दोनों के। लेकिन उनकी क्रोधित निगाहें बता रही थी कि ये लड़ाई मात्र तब तक रुकी हुई थी जब तक रात का अंधकार था। कल सुबह की रोशनी के साथ ही यह लड़ाई फिर शुरू होनी थी, और भी ज्यादा भयानक रूप से। लेकिन कल सुबह की रोशनी के बीच आज रात का अंधेरा था, और इस अंधेरे में दोनों को निभाने थे अपने अपने कर्तव्य। मैंने कहा था न चारू कि आज रक्षाबंधन के दिन मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा। मैंने वापस लौटकर अपना वचन निभा दिया है। आगे बढ़ और बांध दे अपने भाई की कलाई पर राखी। लेकिन आज झोपड़ी में अंधेरा क्यों है? मेरी प्रतिज्ञा के कारण मैंने भी प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मेरा भैया अपनी यह लड़ाई जीत नहीं लेता, मैं झोपड़ी में उजाला नहीं करूंगी। तेरी यह प्रतिज्ञा कल ही पूरी होगी मेरी बहन, क्योंकि कल सूर्य उदय होते ही भोकाल के जीवन में मौत का अंधेरा फैल जाएगा। राखी बंधवाते भीष्म का हाथ कठोरता से भींचा हुआ था। राखी बंधवाने के बाद उसने नेक के रूप में अपनी बहन के हाथ में रख दिया अपना कंठहार। ये ले अपने भाई की तरफ से छोटा सा उपहार। भीष्म अपना कर्तव्य निभा चुका था और भोकाल अपना कर्तव्य निभा रहा था। कहाँ थी सलोनी? मैं कितनी देर से तुम्हारा व्रत खुलवाने के लिए यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं पिताजी के साथ देवी माँ के दर्शन करने गई थी। आप बैठिए स्वामी, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। कुछ देर बाद ही तुम्हारा व्रत खुलवाते समय मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीष नहीं दे सकता, क्योंकि जो युद्ध मुझे कल लड़ना है उसका परिणाम तुम्हारे लिए दुर्भाग्यशाली भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा स्वामी, मेरे सौभाग्य और मेरे पति को कोई मुझसे नहीं छीन सकता। देख लीजिएगा, कल युद्ध के पश्चात मेरा सौभाग्य भी मेरे साथ रहेगा और मेरा पति भी। आत्मविश्वास से भरा हुआ है सलोनी का चेहरा, परंतु सलोनी यह नहीं जानती कि कल का दिन मेरे और भीष्म के युद्ध का निर्णायक युद्ध होगा, और उसमें अपनी समस्त शक्तियों को साथ लेकर आएगा भीष्म। भोकाल का सोचना सही था। सचमुच अगले दिन अपनी समस्त शक्तियों के साथ भोकाल के सामने था भीष्म।
आज के ये क्षण तेरे जीवन के अंतिम क्षण है भोकाल, क्योंकि आज मेरे हाथ में वह अद्भुत प्रलय शक्ति है जिसका नाम है महाखड़ग। च्युम च्युम, यह देवता की सिद्ध की हुई प्रलयंकारी महाखड़ग है भोकाल। तेरे जैसे सैकड़ों महाबलियों को धूल में मिलाने की शक्ति है इसमें। उफ, आखिर तूने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करना आरंभ कर ही दिया है। अब तू मुझे भी नहीं रोक सकता बनने से। भोकाल, भोकाल का भोकाल पुकारना था कि विषम भी हलक फाड़कर चीख पड़ा, जय महाशक्ति। दूसरे ही क्षण हवा में प्रकट हुई भोकाल शक्ति और महाशक्ति। अब दोनों शक्तियों को दो वीरों के शरीर में समाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। महाशक्ति ना खुद विषम के शरीर में प्रविष्ट हुई और ना उसने भोकाल शक्ति को भोकाल के शरीर में प्रवेश करने दिया। भोकाल शक्ति से जा लिपटी थी महाशक्ति, और इसे देखकर सीरन पैदा करने वाले ढंग से ठाका लगा उठा था विषम। हा हा हा, अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग मैंने सिर्फ इसलिए किया था भोकाल कि मेरी देखा देखी तू भी अपनी चमत्कारी शक्ति को पुकारे और मैं उसे अपनी महाशक्ति से भिड़ा दूं, क्योंकि वह तेरी भोकाल शक्ति ही है जो तुझे आज तक अभेद बनाई हुई थी। अब महाशक्ति तेरी भोकाल शक्ति को तेरे शरीर में प्रवेश ही नहीं करने देगी, और बिना भोकाल शक्ति के तेरा शरीर ऐसा है जिसे विषम कुछ ही क्षणों में खंड खंड कर सकता है। उफ, भोकाल के शरीर में भोकाल शक्ति नहीं है तो उसे ऐसा लड्डू मत समझ भीष्म जिसे कोई भी गप कर जाए। भोकाल भोकाल शक्ति के बिना भी फौलाद है, और फौलाद को जो गप करने की कोशिश करता है बुरी तरह अपने दांत तुड़वाता है। इधर दो शक्तिशाली लड़ रहे थे और उधर उनकी प्रलयंकारी शक्तियां। अंजाम जो भी होना था भयानक ही होना था कि अचानक गूंज उठी वह आवाज, रुक जाओ। सलोनी के कंठ से निकली थी ठिठकाने वाली वह आवाज, बंद करो ये रक्त रंजित खेल, मैं विषम की प्रतिज्ञा पूरी करने को तैयार हूं। सलोनी, मेघ की तरह गरजा था भोकाल, लेकिन उसकी गरज से जरा भी विचलित नहीं दिखाई दी सलोनी। अगर इस विनाश के खेल का अंत तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने से ही होता है भीष्म, तो तुम मुझसे विवाह करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हो, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने से पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा भीष्म। अपने हाथों से उस राखी के पवित्र बंधन को नोच फेंकना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा ना किया तो सारा विश्व एक ही स्वर में कहेगा कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के गर्व में चूर एक भाई ने अपनी बहन से विवाह कर लिया। क्या बक रही है तू? वही जो सत्य है, और राखी बांधने के नेक में दिया तुम्हारा यह कंठहार उस सत्य का साक्षी है। आंखें फाड़कर सलोनी के हाथ में थमे अपने कंठहार को देखते विषम के मुख से अनायासी वे शब्द निकल पड़े, तो रात्रि को मेरी झोपड़ी में मेरी कलाई पर राखी बांधने वाली चारू नहीं तुम थी। हाँ, तड़प उठा भीष्म, निश्चय ही तुमने यह सब भोकाल के कहने पर किया होगा। उफ, मुझसे बचने के लिए कितना घिनौना षड्यंत्र रचा भोकाल ने। महाबली को तो इसकी कानो कान खबर नहीं थी भैया। ये सब तो सलोनी से मिलकर मैंने किया। चारू, तुमने? हाँ भैया, मैंने ही किया यह सब। मैं ही इस युद्ध को रोकने के लिए सलोनी से मिली। मैंने ही उसे आपके हाथ पर राखी बांधने के लिए प्रेरित किया। आपके और महाबली की लड़ाई में अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने भैया को खो देती, और अगर महाबली को कुछ हो जाता तो संसार भर की बहनों का भाई खो जाता। उफ, तूने मुझे हरा दिया चारू, तूने मुझे हरा दिया। अब इस गर्दन को इस शरीर पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने हाथ में थमी महाखड़ग से भीष्म अपना सिर खुद ही काट डालता अगर भोकाल ने उसे ना रोका होता। तुम हारे नहीं हो भीष्म, आज भी अटल हो तुम, क्योंकि आज तुमने एक ऐसी प्रतिज्ञा की रक्षा की है जो संसार की हर प्रतिज्ञा से बड़ी है, और वह प्रतिज्ञा है राखी बंधवाकर बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा। महाबली ठीक कह रहे हैं भीष्म भैया, आप अपनी प्रतिज्ञा पर आज भी पितामह भीष्म की तरह अटल है। दोनों का युद्ध समाप्त होते ही महागुरु भोकाल शक्ति वह महाशक्ति भी हवा में विलीन हो गए। समाप्त। चलिए दोस्तों,
इस रोमांचक कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी गोद में नागद्वीप का नया सम्राट है नागराज, विसर्पी के पिता मणिराज का पुत्र, और इसका आधा पिता मैं हूँ। इसीलिए अब नागपाशा नागद्वीप का सम्राट है भतीजे, और नागद्वीप के राजदंड की मंत्र शक्ति से अब मैं तुझे दूंगा मृत्यु दंड। पिता की मौत के वर्षों बाद पैदा हुआ एक बालक सम्राट और उसका आधा पिता बन बैठा नागपाशा। राज कॉमिक्स पेश करते हैं नागद्वीप के राज परिवार के इन रहस्यों को खोलता हुआ एक विचित्र विशेषांक। बहुतों के शरीर छलनी किए तूने शक्ति, आज होगा तेरा शरीर छलनी। राज कॉमिक्स में शक्ति सीरीज का रोमांचक कॉमिक। डोगा को तोड़नी है आज उसी की हड्डियां, अदरक चाचा ने बनाया है सूरज को जिसका बॉडीगार्ड। राज कॉमिक्स में रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक। मेरी मासूम मसाबा को मार डाला, किसने की है यह मारा मारी। राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। राजा विकास मोहन, तुझे व महारानी मोहिनी को मारकर विकास नगर का भोकाल बनेगा राजा। राज कॉमिक्स में तंत्र व तलवार के धनी भोकाल का रोमांचक विशेषांक। धन्यवाद।